सभी साथियों का एक बार पुनः क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रयास हम लोग करते रहते हैं। उसी बीच में प्रोफेसर अनिल सिंह जी कुछ जानकारी ट्रेनिंग संबंधित आपको बताएंगे। प्रोफेसर अनिल सिंह। हाँ, धन्यवाद। एसोसिएट प्रोफेसर सुनील मिश्रा जी, आप सभी का सादर आमंत्रण है इस विशेष क्लास में। और 22 और 23 मई को 22-23 मई जो सैटरडे संडे है, और इस दिन रेडियोलॉजी पर बेस्ड एक स्पेशल वर्कशॉप होने जा रहा है प्रयागराज संस्थान के द्वारा। यह पहली बार होगा। इसके पहले आप लोगों ने पैथोलॉजी पर बेस्ड, जिसमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हम कैसे देखें, समझें और कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसका उपचार करें, यह सब आप में से ज्यादातर लोग अटेंड किए होंगे और बहुत ही उपयोगी वह रहा होगा आपकी जनरल प्रैक्टिस में। वैसे ही 22 और 23 मई 2021 शनिवार रविवार शाम को 4 से 7 बजे तक यह क्लास चलेगी, जिसमें एक्सरे, एमआरआई, सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स को हम कैसे देखें, कैसे उसकी एनालिसिस करें, कैसे समझें, यह आपको सरल भाषा में पीपीटी के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद उसको हम कैसे एक्यूप्रेशर में, उसमें जो बीमारियां दिखती हैं, चाहे फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, या सोनोग्राफी में जो कुछ भी अपीयर हो रहा है, चेस्ट एक्सरे में जो कुछ अपीयर हो रहा है, उन सबको हम कैसे एक्यूप्रेशर के माध्यम से डायग्नोस करके ठीक करें, कैसे उसके प्रोटोकॉल्स बनाएं, वह सब कुछ जो है हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर आपको बताएंगे। तो यह बहुत अद्भुत अवसर है। आप सभी अवश्य रजिस्ट्रेशन उसमें कराएं, और इसकी सूचना पहले ही आप तक संप्रेषित की जा चुकी है। और यह अपने आप में विशेष क्लास होगी। इसके माध्यम से आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन होगा। और इसकी फी कम रखी गई है, 1200 रुपए फी है, और इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसकी अगर आपकी क्लास किसी वजह से उस समय में आप व्यस्त हैं तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। तो समय की कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़ सकते हैं चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो। और इसका पीडीएफ भी यानी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो कुछ भी ये पढ़ाया जाएगा उसका सरल डायग्राम के रूप में, यानी जो प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल का डायग्राम भी, उस पॉइंट्स का भी कि किस तरह से वो पॉइंट पर्टिकुलर बीमारी के लिए लिए गए हैं, वो सब पॉइंट भी लिखे रहते हैं, उसका डायग्राम भी होता है। तो वो सब आप सरलतम रूप में बाद में भी रेफर कर पाएंगे। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज इस विशेष क्लास के लिए एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को। धन्यवाद एसोसिएट प्रोफेसर सुनील मिश्रा जी और प्रोफेसर अनिल सिंह जी को, और मेरे सभी प्रिय साथियों, बंधुओं। इस विशेष सत्र में ऑनलाइन कैंपस के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के साथ साथ अन्य सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार और नमन करता हूं। और इस कार्यशाला में हम आपके बीच में संवाद स्थापित हो, और इससे पहले जहां से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है एक्यूप्रेशर के संबंध में, जो कुछ हमारा आपका प्रसार और प्रचार और संवाद और समन्वय हुआ है, उसके प्रेरणा स्रोत स्वरूप आदरणीय खेमका जी और परम शक्ति, मातृशक्ति, प्रकृति शक्ति, अनंत पारम शाश्वत उस ऊर्जा को आहूत करते हुए, नमन करते हुए हम आपके साथ विचार विनिमय करेंगे। मित्रों, बड़ा हर्ष का विषय है कि 10 द्रव्यों के माध्यम से
हम वहां तक पहुंच सकते हैं जिसकी कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी चिकित्सा पद्धति में पहुंच संभव नहीं है। और आप जानते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज तमाम तरीके के हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी बड़ी बीमारियों के कंपाउंड बनाते हैं। अरबों रुपए खर्च होता है, सालों साल बीतते हैं तब कहीं एक कंपाउंड तैयार होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भी नया बनता है। वो भी नहीं बल्कि वही, उसी को मान्यता है सारे समाज की, सारे संसार में जो है एक रूपता, उसी को मान्यता है। और उस परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर में है, और उस अनंत शक्ति को, शाश्वत को, अनंत पार को, पुण्यतम को पहचानने के लिए परमात्मा की शक्ति ही, जो परम शक्ति हमारी आत्मशक्ति, आत्मबल के रूप में, चेतना के रूप में, बायो एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में, उसका दोहन, उसका प्रयोग हम अपने शरीर की शरीर में सुंदर स्वास्थ्य स्थापित करने के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, और गंभीर से गंभीर बीमारी जो आने वाली है उसमें भी कारगर सिद्ध होगी। आइए हम उस फॉर्मूले की तरफ, और मेडिसिन के अनुकूल एक कंपाउंड नहीं, 10-10 कंपाउंड, 10-10 प्रोटोकॉल एक एक चीज के तैयार करने का मार्ग परमात्मा ने हमें दिखाया है आयुर्वेद के माध्यम से। मित्रों, उस परम शक्ति में इतनी शक्ति है कि कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके सामने 10 द्रव्य हैं, आप जानते हैं। पहला, जिसका संख्या हमने 0 दी है, उसको हम उत्पत्ति के नाम से मानते हैं, जानते हैं। ये द्रव्य अद्भुत है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग जो है एक चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा पद्धति के अवयव के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, और उस अनंत शक्ति को जो उत्पत्ति है, परमात्मा ने हमारे हर चीज में उत्पत्ति दी। संतानोत्पत्ति से लेके जीवधारियों के लिए प्रत्येक प्रकार के द्रव्यों की उत्पत्ति, चाहे भोजन के रूप में हो और चाहे काल के रूप में हो, चाहे मौसम के रूप में हो, चाहे हमारी आयु के रूप में हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु। मृत्यु को छोड़ दें तो उत्पत्तियां इतनी हैं कि वो अनंत है। और उत्पत्ति का मतलब है प्रारंभ। हम उस 0 को जो है अपने जीवन के आरंभ काल को से भी तुल्यता स्थापित करते हैं। हमारे आयु के वर्ग में बचपने को भी, हम शैशव काल को भी, जो तत्काल शिशु उत्पन्न हुआ है उस उत्पत्ति से लेकर, और प्रारंभ हमारे जो है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे छिद्र हैं जो प्रारंभिक हैं, प्रथम है। मुख द्वार यदि ना हो तो शरीर के अंदर सारी उत्पत्तियां निष्पत्तियों में बदल जाएगी, जीवन मृत्यु में बदल जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। भोजन के माध्यम से हम चेतना की उत्पत्ति उत्पन्न होती है, और वो मार्ग है, वो द्वार है 0, अर्थात मुख द्वार। उसका संख्याकरण हमने इसलिए 0 किया है क्योंकि इसके बिना आहार का निगरण नहीं, शरीर के अंदर सारी मशीनरी फिटिंग होते हुए भी उत्पत्ति संभव नहीं है ऊर्जा की, चेतना की। और वैज्ञानिक उसे
कहते हैं रक्त का निर्माण संभव नहीं है, प्लाज्मा का संभव नहीं है, और जितने भी टिश्यू हैं। तो हम और 10 द्रव्यों में प्रथम आकाश के बारे में तो हम लोग कुछ जानते भी हैं, लेकिन जीरो के बारे में एक कल्पना मात्र है या साक्षात हकीकत है, ये जानने का विषय है और बहुत बड़ा विषय है। मित्रों, दूसरी उत्पत्ति आप जानते हैं, इस ब्रह्मांड के दूसरा द्रव्य, दूसरा महाभूत, जो भी आप कहें, 0-1 के बाद वायु। वायु के अनेक रूपों में हम देखेंगे। तीसरा है अग्नि, चौथा है जल, पांचवा है पृथ्वी, छठवां काल। इस द्रव्य के बारे में भी ये मैटर है, ये भी अजूबा सा लगता है। दिशा के बारे में ये तो सुना था कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उत्तर दिशा में जाएंगे, दक्षिण के पूर्व में, और सूर्य किस दिशा में निकलता है, किस दिशा में अस्त होता है। लेकिन जिस रूप में आज हम द्रव्य के रूप में प्रयोग करेंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। और हम चिकित्सा पद्धति में इसको जो है उपचार का एक कंपाउंड के घटक के रूप में कि 7 टोन या 7 सिडेट काल को हम प्रयोग करेंगे कि गर्मी बढ़ानी है 3-6 टोन, या सर्दी को रोकना है, गर्मी को रोकना है 3-6 सिडेट। इसका मतलब अग्नि को यदि काल का सहारा ना मिले तो ब्रह्मांड में जो टेम्परेचर है वो शरीर के टेम्परेचर से जुदा जुदा रहेगा और खुदा खुदा बनकर टूट जाएगा। 3-6 सिडेट या 3-6 टोन। और 4 जल। आप जानते हैं कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं। और ये भी मैं कह रहा हूं कि जीवन जल के बिना संभव नहीं है, तो बीमारी जल के बिना संभव नहीं है। आप जानते हैं कि हम लोग आर्टरीज का ट्रीटमेंट 4-5 सिडेट। 4 का मतलब जल, 5 का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब उन सभी चीजों का जिनमें आकार है, प्रकार है, अनेकता है, चाहे वो स्टोन हो, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे चौक हो, चाहे लकड़ी हो, सारे के सारे पार्थिव उसकी संज्ञा 5 में आती है। मैं आपसे पूछूं, अगर जो भी आप कोई चीज देख रहे हैं, हमारा शरीर, हमारी हड्डी, हमारा शरीर समवाय के रूप में जो रूप हमें दिखता है वो 5 है कि नहीं है? और 5 के अंदर यानी प्रीसीडिंग जितने भी महाभूत हैं, द्रव्य हैं, वो सब समाहित हैं। यानी जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। मित्रों, लेकिन हम पार्थिव को ठोस के रूप में जानते हैं। लेकिन ये क्या कभी हमने सोचा था कि अगर हम इस नंबर सिस्टम के पार्थिव को और आयुर्वेदिक कंसेप्ट को माने तो प्रत्येक महाभूत अपने अनुवर्ती, पहले के पर अनुवर्ती महाभूत को इंक्लूड करता है। जिस प्रकार से 5 नंबर प्रीसीडिंग नंबर 4 और 3 और 2 को इंक्लूड करता है, 1 को और 0 को। और इसी प्रकार से हमारा पार्थिव एलिमेंट, हमारी पृथ्वी में, आप एक छोटा सा उदाहरण देखें कि पृथ्वी के गर्भ में अग्नि का गोला भी है, नहीं तो लावा फूटता है, भूकंप, वायु भी है, भूकंप होता है, और जल भी है। आप जानते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को जो है हम वाटर लेवल ढूंढते हैं और वहां से आर्टिशियन वेल और कुएं खोदते हैं और वहां से ये भी देखते हैं कि पानी कैसा है, खारा है कि मीठा है। यानी पृथ्वी जिस नाम से पार्थिव हुआ है वो खोखली भी है, यानी आकाश जैसी भी है, उसके अंदर गतिमान द्रव्य भी हैं, वायु जैसे शरीर के, तो वायु 2 भी है, और अग्नि जैसा लावा भी है, और फूट कर पृथ्वी पर उड़ता है तो ज्वालामुखी कर पर्वत के रूप में धारण कर लेता है, और चारों तरफ अग्नि ही अग्नि, लावा जो है, इस तरीके से अंगारे छूटते हैं। अंदर वायु का प्रेशर ना होता तो भूकंप ना आता, सारी पृथ्वी ना हिलती। तो पार्थिव के अंदर
और कैविटी है। अगर कैविटी ना होती तो उसके अंदर जो है जल कैसे समाता। सबसे बड़ी कैविटी पृथ्वी है और उससे बड़ी कैविटी तो आकाश और पृथ्वी के बीच का एरिया है, जिसमें पहाड़ भी है, पठार भी है, वृक्ष भी है, ऊंची ऊंची उपत्यकाएं हैं और गैस के थैले नुमा जो है जोन्स हैं। आकाश नीला नीला दिखता है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब उसके अंदर विद्यमान है। काल की भाषा परिभाषा भी छठवां जो है, हर चीज जो है इस पृथ्वी पर चर अचर जगत काल के से नियंत्रित है। जिस प्रकार मित्रों पार्थिव के अंदर जल, अग्नि, वायु और आकाश और पृथ्वी स्वयं है पार्थिव, तो आप कहेंगे जब ये सारी चीज है तो इसे पृथ्वी क्यों दिया गया? प्रीडोमिनेंटली इसके अंदर पार्थिव। अगर हम ये कहें कि एक पार्थिव एलिमेंट में जैसे हड्डी है, ये बताइए ये लिक्विड है कि गैस है कि ठोस? मैं चाहूंगा कि इंट्रैक्शन के रूप में इसको समझने का प्रयास करें। कोई भी एक व्यक्ति इसका जवाब दे, हड्डियां क्या है, ठोस है या द्रव है या गैस, फ्लूइड, गैस या ठोस? आप में से कोई एक इंट्रैक्शन के रूप में कृपया आप बताइए इसमें क्या है। सर क्वेश्चंस दोबारा बताएंगे आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा कि जो बोन है हमारे शरीर में 306 हड्डियां हैं और ये बोनी स्ट्रक्चर क्या है, जल जैसा सर है ये कि ठोस है, सॉलिड है सर, सॉलिड। सॉलिड है? सॉलिड है सर, पार्थिव, ठोस है, यानी हम पृथ्वी आयुर्वेदिक तत्व है का प्रतीक। आयुर्वेदिक द्रव्यों की भाषा में बोले तो पार्थिव यानी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जी। अच्छा, लेकिन आप लोग को ये मालूम है कि अगर आपने रासायनिक संगठन इसका पढ़ा हो, अंजनन जी आपने रासायनिक संगठन पढ़ा हो बोन का, तो इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है बता सकते हैं? मैम सॉरी, इसमें जल तत्व भी है सर, मतलब कंबाइंड है सर ये। जल तत्व भी है और पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का क्या नाम है उसके अंदर? कैल्शियम नहीं, कैल्शियम हाँ, कैल्शियम तो कैल्शियम। रसायन हो गया। हाँ, नहीं कैल्शियम है। कैल्शियम, पोटेशियम, देखिए पोटेशियम भी रहता है हड्डी में। फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, फास्फोरस जी फास्फोरस जो है अग्नि के रूप में है और जल जी आप जानते हैं कि उसमें काफी परसेंटेज जल की है जी और कैल्शियम सबसे ज्यादा है। जी। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं कि आयुर्वेदिक कंसेप्ट में कि पार्थिव एलिमेंट के अंदर जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। तो हड्डियों को ले पंचतत्व। लीजिए एक उदाहरण के रूप में, तो उसके अंदर कैविटीज हैं, वो है आकाश तत्व। जी और उसके अंदर जो है यदि जल है तो उसके अंदर मूवमेंट होगा। और तीसरा जल है, उसके अंदर 25 to 30% कंटेंट जो है जल है। और फास्फोरस जो है ज्वलनशील पदार्थ है, यानी अग्नि तत्व भी है। लेकिन पार्थिव इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके अंदर प्रीडोमिनेंटली कैल्शियम जो कि ठोस पदार्थ है, पार्थिव है, किसी भी कंसेप्ट से देख लें तो वो मैक्सिमम कंटेंट कैल्शियम का है। मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस बोन that is कैल्शियम और 25 to 30% उसके अंदर जल है और फास्फोरस जो कि ज्वलनशील है। इसका मतलब अग्नि भी है। और हमने उसको आपको आकाश कैविटीज भी हैं, उसके अंदर पूरा से आप जानते हैं कि हड्डी कड़ी है और इतनी कड़ी है कि ठोस जैसी दिखती है, लेकिन उसके अंदर भी वो पंच महाभूत हैं। देखिए अद्भुत नजारा है। और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है आयुर्वेद में अद्भुत है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली वो कैल्शियम ठोस होने के कारण ये पार्थिव कहलाता है। और
यदि इसके अंदर जल ना होता, जरा ध्यान से सुनने वाली बात है मित्रों, यदि जल ना होता तो आपने देखा होगा कि हड्डियां लचीली होके, ब्रिटिल होके टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं? क्योंकि, और उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या कैल्शियम का कंटेंट कम होता है, आप जांच कराते हैं तो लोगों को डॉक्टर ये कहते हैं कि हड्डियों में दर्द है, आपको नमनेस है, आपको पेन है, रात रात भर तड़पते हैं, तो कैल्शियम का टेबलेट खाइए। और वो कैल्शियम क्या है? हड्डियों को पार्थिव एलिमेंट, उसकी शक्ति प्रदान करता है। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जल की कंटेंट जब उसमें पैदा हो जाती है तो उसमें भुरभुराहट, और जिस तरीके से आपकी दीवार का प्लास्टर जो है पपड़ी छोड़ देता है, उसी तरीके से अंदर अंदर कमजोर हो जाती है हड्डियां, और हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये एक्सेस और डेफिशिएंसी के कारण हड्डियों का उसके अंदर, और आपने देखा होगा बच्चों के घुटने से नीचे पैर मुड़ जाते हैं, धनुष आकार हो जाते हैं, रिकेट और गंभीर बीमारी के रूप में, वो भी उसी पार्थिव एलिमेंट का ही हमें उपचार है। मैं ये सब बातें चर्चा क्यों करता हूं? इसलिए कि हम पहचाने कि पार्थिव क्या चीज है। अगर हमें पार्थिव समझ में आ गया तो कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट भी हमें पार्थिव के रूप में करना होगा। हमें नोड का भी, फाइब्रॉइड का भी, ये तो फाइब्रॉइड जल हो नहीं सकती, आपका फैट जो है वो फाइब्रॉइड जल जैसा हो नहीं सकता। आप देखेंगे कि लाखों लाखों बीमारियां हमें 5 पे केंद्रित करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, जैसे हम अपने परिवारों को, परमात्मा ने परिवार के सृजन के लिए 2 का कॉन्जुगेशन बनाया है, जिसे हस्बैंड वाइफ कहते हैं, जिसे माँ बाप कहते हैं, और अनेक प्रकार से घटक होते हैं। तो मित्रों, उसी प्रकार से ये कॉन्जुगेशन करते हैं। आकाश और वायु मिलके वात एक बहुत बड़ा फोर्स, शरीर की त्रियात्मक बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं, एक का नाम वात है। और जब अग्नि और जल मिलते हैं तो वो पित्त बनता है और कफ बना, जो कि मोस्ट हम हर चीज में, और वो 4 और 5 यानी जल और पृथ्वी एलिमेंट बनके कफ को, अब आपने देखा होगा कि हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉकेज दूर होता है। आप बताइए होता है कि नहीं होता है? एक्यूप्रेशर से, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से न जाने कितने, पूरे शरीर की कितनी आर्टरीज की ब्लॉकेज, और खास तौर से जैसे सबसे डर लगता है, हार्ट की 10 आर्टरी हैं और उसका वैज्ञानिक स्वरूप है, और जल और पृथ्वी यानी 4, 5 सीडेड 3, 6 स्टोन। ये प्रश्न आपने किया, और क्यों, कैसे हार्ट की आर्टरी में रुकावट है, ब्लॉकेज है, वहां पे टॉक्सिन या सेडिमेंट या इम्बोलस, जो भी नाम कह रहे हैं, या फैट डिपॉजिट हो गया या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अगर किसी एक ट्यूब में, पतली सी रबर की ट्यूब जिसे हम आर्टरी मान लीजिए कहते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज जाके गोंद जैसी चीज चिपक जाए तो उसका ल्यूमेन जो है, मार्ग सकरा हो जाएगा या वैसे ही रहेगा? मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ज्यादा सकरा होते होते वो ब्लॉकेज कहलाएगा। पानी की तरह रक्त का संचार, आना जाना बंद हो जाएगा। जिस प्रकार से हार्ट से जाने वाली आर्टरी से ब्रेन में जाने वाला रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, इसे कहते हैं हार्ट का ब्लॉकेज, और जिसके कारण बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। मैं ये क्यों बातें कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि हम 5 को सेडेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई भी चीज है, बीमारी है, हमने कहा जल ही जीवन है, और जल ही अपने साथ घुलनशील कोई पदार्थों को मिलाकर वो कफ बना देता है, और इसलिए हर चीज में 4, 5 सेडेट करना पड़ता है। स्टोन है तो 4, 5 सेडेट, फाइब्रॉइड है तो 4, 5 सेडेट, कोलेस्ट्रॉल जमा है तो 4, 5 सेडेट। अरे हर चीज में 4, 5 सेडेट क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देना भी पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा।
और बिना जाने आपने ये सब कर दिया कि क्यों कर दी, क्योंकि आपको ना जाने कितनी बीमारियों के प्रोटोकॉल बनाने, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि बीमारी की इटियोलॉजी और पैथोलॉजी कहां से शुरू हुई और कैसे हम ये उपचार प्रबंध बने, क्योंकि तीन ही हमारे पास ऐसे शक्ति के सागर स्वरूप, तीन ऐसे बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं जैसे वात पित्त कफ कहते हैं। और कफ ऐसी चीज है जो रुकावट और अड़चन पैदा करता है, स्टेसिस अलग अलग नाम से, और जब हम उसे सेडेट करते हैं, उसे रुकावट को दूर करने के लिए अगर जो मोमिया पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल जैसा जो तैर रहा है रक्त में पानी में, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर गर्मी पैदा कर देंगे तो पिघल जाएगा, पिघलेगा कि नहीं बोलिए। अगर ब्लड के अंदर या ब्लड के ल्यूमन आर्टरीज के दीवारों पे चिपका हुआ है कोलेस्ट्रॉल और उस पे हमने पित्त छोड़ दिया, ऐसा कोई अग्नि 3-6 उसके अंदर टोन कर दिया, तो वहां पर उस टारगेट में, उस ऑर्गन के जॉइंट में या वर्टिकल में, उस मेरिडियन में जाके पिन पॉइंटेड वहां पर गलाना शुरू कर देगा और ब्लॉकेज खुल जाएगा। अब आप कहेंगे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वहां पे गॉल ब्लैडर के हम या तो करस्पॉन्डेंस पे चक्र के तरह कर दें सेडेशन, या जो है उसके जॉइंट पे 4-5 सेडेट 3-6 स्टोन कर दें। किडनी के में स्टोन है तो 4-5 सेडेट 3-6 स्टोन, और फाइब्रॉइड है तो यूट्रस के जॉइंट पे, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट में है तो राइट में, कफ जॉइंट में 4-5 सेडेट 3-6 स्टोन। ये एक रास्ता हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि स्टोन कैविटी में होता है, दीवारों पे नहीं चिपकता। फाइब्रॉइड जो है यूट्रस के वॉल पे, और यूट्रस की जो दीवार है, ल्यूमेन के अंदर होने वाली चीजें डिजनरेशन पैदा नहीं करती, लेकिन जहां टिश्यू इन्वॉल्व हो गया, वॉल में फाइब्रॉइड चिपका है और चिपक के उसने गठजोड़ बना दिया और दीवार को ही फैटी बना दिया और इंडोमेट्रियल वॉल थिकनेस बढ़ा दी, तो वहां पे डिजनरेशन। आप जानते हैं कि जब तक हमारे शरीर के अंदर पार्थिव स्टूल है वो निकल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगा तो हम लोग कुछ टोनिफिकेशन सेडेशन कुछ करेंगे तो वो पिघल के निकल जाएगा, या उसमें प्रेशर पैदा होगा और वो बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टोन का भी होता है। लेकिन जो दीवार पे चिपका है वहां पर उसने गठजोड़ बना दिया उस टिश्यू से। आप जानते हैं कि प्रत्येक जितने भी ऑर्गन हैं उसके अंदर ल्यूमेन होता है इन ऑर्गन में, और उसमें वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं, वो मेम्ब्रेन्स के, त्वचाओं के एक के बाद एक त्वचा डिपॉजिट होके वो दीवार बनती है। उसके अंदर छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, सिक्रीशंस होते हैं। कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, स्टमक है उसमें भी वॉल है, लंग्स है, नाम सबके अलग अलग, हार्ट है उसके भी है, नी के कैप में भी जो है मेम्ब्रेन्स है, कोई सेरस मेम्ब्रेन, कोई म्यूकल मेम्ब्रेन्स, और नाक के अंदर जो कैविटी है वहां भी जो है हड्डियों के ऊपर त्वचाएं चढ़ी होती हैं, कवरिंग्स, ऑलवेज देयर इज कवरिंग एंड दैट मेक्स द एनवायरनमेंट। और जब कवरिंग के ऊपर कोई डिपॉजिट या ग्रोथ होती है तो वो क्या करता है, डीजनरेशन की तरफ ले जाता है। आप इटियोलॉजी तो समझने की कोशिश करें। कैंसर से डरते हैं, टीबी से डरते हैं, क्यों डरते हैं? अर्ली डायग्नोसिस कि वहां पर ग्रोथ हो रही है, हमने ट्रीटमेंट किया, अल्ट्रासाउंड हुआ, नहीं तो पेल्विक रीजन में, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, सबको मालूम चल जाता है, मेल को कि फीमेल को। फीमेल जिनके यूट्रस है और नीचे ग्रोइन के ऊपर का हिस्से में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द शुरू हो जाता है और लोग बोलते हैं पेट में दर्द है, तो वहां पर, और फिर धीरे धीरे पीरियड्स में डिस्टर्बेंस होता है, इरेगुलर हो जाता है, फिर हेमरेजिक कंडीशंस, पीरियड्स हो रहा है तो एक एक हफ्ते, दो हफ्ते होता रहता है। ये संकेतों के हम इग्नोर करते हैं। अल्ट्रासाउंड करें, वैज्ञानिक रूप से देखें, तो उसमें हमें स्टडी क्या करनी चाहिए ये देखने की बात।
अगर हमारा टिश्यू डिपॉजिट है, कैविटी शुरुआत करने वाली जो कवरिंग्स है वो 1 है, जब भी डीजनरेशन होगा तो हम 145 सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब खतरे की घंटी को हमने पहचान लिया और उसको ट्यूबरकुलर और कैंसरस नहीं बनने देंगे। सामान्य रूप से जो प्रोटोकॉल है 4-5 कफ को सिलेक्ट किया, 3-6 को टोन किया, लेकिन अब हमारी ये स्टडी है कि वो फाइब्रॉइड है तो वो टिश्यू इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी इंडोमेट्रियल वॉल थिकनेस कहलाती है और वो नॉर्मल 6 है। यही बातें हम बताने जा रहे हैं आपको 22 ये जो कैप्सूल कोर्स होगा। कितने प्रकार के ब्रेन में हुआ तो लीजन है, हार्ट के आर्टरीज में है तो स्क्लेरोसिस है, ब्लॉकेज है, और लंग्स में इस प्रकार के कफ डिपॉजिट है तो कैल्सिनेशन है, और आज के उसमें तो क्या है, थक्के जम रहे हैं, थिकनिंग हो रही है। एक वॉल की थिकनिंग है और एक जो है उसके अंदर जो फ्लूइड बह रहा है वो थिकनिंग हो जा रहा है। आप जानते हैं कि वो थिकनिंग तो कब बन गया, लेकिन दैट कैन बी डाइल्यूटेड। डी डाइमर टेस्ट ने बताया कितना है, वो उसे डाइल्यूट कर दिया, हमने वहां पर भेजा 3-6 टोन 4-5। आपने देखा होगा स्मॉल फिंगर सीएम इन एम के दृष्टिकोण से दोनों स्मॉल फिंगर जो है लेफ्ट राइट लंग्स के, और उसमें 0 का मतलब जहां से लंग्स शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, श्वास नली का प्रथम भाग जो है वो 0 है, और उसके बाद लेफ्ट राइट जो है ब्रोंकियल ट्री का, तो 1 0 1 2 स्पाइरल में 4-5 6 8 3। मालूम चला कि जिनको 25% डी डाइमर है, 5/25 है, 6/25 है, इसका मतलब कि जो थक्के बनने की प्रोसेस की वही रोक दिया गया। स्कैटर्ड है पूरे लंग्स में, 2 लंग्स है और 3 लोब हैं राइट में और 2 लोब इसमें। ये कंसेप्ट है और ये विचारधारा है। अगर हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो रही तो हार्ट की 10 आर्टरीज हैं, उसका डिवीजन है पूरा। आप धन्वंतरी में देखेंगे 4-5 6 8 3 6 टोन, वहां पर कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज को गलाने का कार्य हुआ। ये एक तरीका मैंने आपको बताया है। और कैसे जब भी कोई पार्थिव एलिमेंट होता है, ठोस यानी कब बनने के लिए जल से उसकी गठजोड़ बहुत जरूरी है। जैसे घर को चलाने के लिए गठजोड़ पति पत्नी का बहुत जरूरी है, और घर के बिगड़ने में उस गठजोड़ का ठीक से काम ना करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पार्थिव एलिमेंट को बनाने वाला और बिगाड़ने वाला यानी कफ एक ताकतवर शक्ति बनाने वाला है तो वो 4-5 है। जल और पार्थिव एलिमेंट मिल जाते हैं। और गंदगी जब आप देखें किसी भी पानी में, कोई भी गंदगी हो, किसी प्रकार से काई हो, फंगस हो या डस्ट के पार्टिकल पड़ जाए तो तैरते रहते हैं और वो धीरे धीरे उनका रंग बदल जाता है और ढेले, और वो सूख कर जो है मोटे मोटे कंकड़ टाइप के बन जाते हैं। तो हमने आपने स्टोन बनने और बनाने की प्रक्रिया जानी शरीर के अंदर, और उसकी गलाने की प्रक्रिया भी आप जानेंगे तब तो आपको विश्वास होगा। और आपको कौन से जॉइंट में कौन सी मेरिडियन पे क्या करना, यही एक स्किल्ड वैद्य, स्किल्ड फिजिशियन, सुपर स्पेशलिटी फिजिशियन का काम। ये धीरे 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 हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और आज हमने आपको बताने की कोशिश की कि वात का निर्माण, हाँ तो अब हम लोग जो पेज नंबर 144 में चार्ट है, आप इसको स्क्रीन शेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जल के साथ जितनी गंदगी जहां भी शरीर के अंदर है, उस गंदगी से जल के साथ क्यों मिलन होता है
और क्यों लीजन बनता है, क्यों फाइब्रॉइड, क्यों स्टोन, और अनेक प्रकार के स्टोन बनते हैं। ब्रेन में गया तो लीजन हुआ, हेमरेजिक लीजन अलग से बनता है, गांठें अलग से बनती है, नोडुलर फॉर्मेशन अलग से होते हैं। पेज 144 हैंडबुक 1 में थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। कॉलम नंबर 5 को जूम करिए, ये देखिए कॉलम हॉरिजॉन्टल। आप जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये पहला है आकाश, जिसके गुण क्या है? हाँ देखिए, गुण पे दिखाइए। हाँ आगे, गुण दिखाइए। हाँ नहीं, आकाश का जो हॉरिजॉन्टल 5 नंबर दिखाइए प्लीज। नहीं दिखा पा रहा। हाँ ये तो नहीं, और पहले ये नहीं दिखा पा रहे हैं। अरे भाई कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? आकाश पे रुकिए ना, आकाश पे रुकिए। कौन हैंडल कर रहा है भाई? विशाल जी। जी सर। हाँ लीजिए, आप लीजिए आकाश के सामने। जी सर, मैं करवाता हूँ जी। हाँ हाँ ये देखिए। हाँ हाँ, और अभी आप वायु पे हैं, और आगे आकाश पे आइए। जी, आकाश पे। थोड़ा सा और नीचे करिए। जी सर। ये है आकाश, क्या है देखिए, मृदु, लघु और सूक्ष्म श्लक्षण शब्द उसकी ऊर्जा है। श्लक्षण एक आपको जानने का मतलब है सूक्ष्म, मृदु और लघु। आप मृदु, आप जानते हैं आकाश एक, पृथ्वी और आकाश के बीच की जो कैविटी है वो दुनिया का सबसे बड़ा कैविटी है, थैला है। ये पूरा विश्व क्या है, छिद्र में है। सबसे बड़ा छेद पृथ्वी और आकाश के बीच का है। अब आइए हम इन की कल्पना करें। अगर हमने मकान बनाया तो उसमें हम उस मकान के एरिया को कई भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको विभाग कहते हैं, और अनेक कमरे, पहले स्टोरी वर्टिकल रूप में बनाई, फर्स्ट फ्लोर एक कैविटी हुई, सेकंड फ्लोर दूसरी कैविटी हुई। दिस स्पेस बिटवीन ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज वन कैविटी, एक आकाश के रूप में। और इस हॉरिजॉन्टल नीचे फ्लोर पे 4 कमरे हैं। इसका सूक्ष्मी, आकाश का सूक्ष्मीकरण जो है गुण है, उस स्पेस को हॉरिजॉन्टल कई कमरों में बांट दिया, किचन में बांट दिया, और टॉयलेट में बांट दिया, डाइनिंग स्पेस में बांट दिया, बेडरूम में बांट दिया। उसके दैट इज द ब्रांच ऑफ द वन। लेकिन कौन सा गुण प्रिवेल किया? सूक्ष्मीकरण। और एक नेचर गुण है लघु, हल्का। आकाश तत्व जो है, यदि हम पृथ्वी और आकाश के बीच में देखें तो गैसियस एनवलप है, और जितनी हल्की गैसेस का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उतनी ऊपर उठती जाएंगी। आप जानते हैं कि भारी का नेचर होता है, जितनी हल्के पदार्थ होंगे वो ऊपर उठेंगे, भारी पदार्थ नीचे रह जाएंगे। जल में भी आप देखेंगे कि कुछ कंकड़ हैं तो वो नीचे फट से फ्लोर पे बैठ जाएंगे, कुछ पतले पतले द्रव्य हैं जो तैरते रहेंगे। और यदि तेल को डाल दिया तो तैरता रहता है।
आप कहते हैं कि लोग तेल भारी होता है कि हल्का, ये आकाश तत्व है हल्का। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आयुर्वेदिक इस कंसेप्ट में आकाश को पहचानिए उसके गुण के कारण और कर्म के कारण। और ये सूक्ष्म, और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, ये लक्षण जानते हैं क्या होता है? जब स्पेस में कोई चीज मूव करती है, आकाश का गुण मूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर मूवमेंट कैसे है कि ऊपर में से कोई चीज टपकाई, अगर अवरोध नहीं है तो धीरे से पूरा का पूरा बड़ी वेग से नीचे जाएगा। लेकिन एक मकान में छत से नीचे कमरे हैं, कमरे के नीचे कमरे हैं, कमरे के नीचे पूरा वर्टिकल है, तो अगर हम कोई छत से पंखा टपकेगा तो क्या 7th फ्लोर से टपका हुआ क्या ग्राउंड फ्लोर पे आएगा? हाँ कि ना? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसी फ्लोर पे गिर जाएगा। इसे कहते हैं प्रतिघात, अप्रतिघात। वहां पर पेनिट्रेशन यानी स्लक्षण कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए छत से गिरा और सीधे किस पे गिरा? फ्लोर पे। किसके? उसी फ्लोर पे गिरा। ये नहीं कि 7वें मंजिल से के कमरे से, एक कमरे से पंखा गिरा तो वो जमीन पर आ गया। किसकी जमीन पे? फर्स्ट फ्लोर पे। नहीं, लेकिन छज्जे से अगर कोई आदमी बाहर की तरफ अपने को लटका कर कूदा तो सीधे जमीन पर 7वें फ्लोर से कूदेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसके प्राण कहाँ जाएंगे। ये बात बताने के लिए इसलिए है कि बीच में कोई पेड़ लगा है तो उस पर अटक जाएगा, वो हुआ स्लक्षण पर रोक, रेजिस्टेंस पैदा कर दिया। इसलिए आकाश स्मूथ है, स्लक्षण है, और उसमें मूवमेंट बिल्कुल फ्री फ्लो मूवमेंट है। इस लक्षण का अर्थ ये हुआ। सूक्ष्म है, ये देख लिया, हल्का है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन हल्का है और मृदु है। आपने देखा शरीर की जितनी कवरिंग है वो आकाश तत्व, और वो हड्डियों की तरह कड़ी हो जाए तो क्या होगा? उसमें क्या होगी? इलास्टिसिटी नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा। मित्रों, ये मार्दवता गुण है आकाश तत्व का। तो जितने भी प्रकार के आकाश तत्व हैं उसमें मृदुता यानी मार्दवता होगी। जो त्वचा है, खाल है, उसके अंदर छिद्र हैं, सूक्ष्म है, और जब भी पसीना निकलता है तो कोई रोकता नहीं, सुलक्षण गति यानी रेजिस्टेंस के बिना होता है, और मृदु पूरी के पूरी। इसलिए चाहे ब्रह्मांड का आकाश हो, चाहे हमारे शरीर का, और चाहे शरीर के घटक कोलन पे कवरिंग्स है, वो भी मृदु हैं, सूक्ष्म है, हल्की हैं, बहुत भारी हड्डियों की तरह। जितने भी, जैसे हार्ट की 3 कवरिंग है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, वो तीनों क्या है? त्वचाएं हल्की हैं। ऐसी नहीं है कि हड्डियों जैसी कड़ी हैं, कठोर हैं, कठिन है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट बार में, और ये देखिए अभी हम कर्म पे नहीं आए हैं, आकाश का क्या कर्म है अभी उस पर नहीं आए। अभी हमने सिर्फ केवल 4 गुणों के बारे में, मृदु, लघु, सूक्ष्म और सुलक्षण के बारे में चर्चा की। अगली बार हम वात को देखेंगे, और धीरे धीरे फिर क्यों मिर्गी के दौरे में 1 2 सिडेट करते हैं, क्यों हम जो है बीपी को रोकने के लिए 1 2 सिडेट करते हैं, या कभी कभी 2 सिडेट 1 करते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं, और फिर हजारों प्रोटोकॉल जो आयुर्वेद में बने हैं आप समझ जाएंगे, और जहां जरूरत पड़ेगी स्वयं भी आप उसका निर्माण कर सकेंगे। ये आशय है सारी बातों का लबोलबाब। अब आज जो है हम यहाँ पर अब संवाद के लिए आमंत्रित करते हैं आप सबको। आप निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का बेखौफ, यानी आप किसी भी विषय, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सभी चीज से इंटीग्रेट करके, चाइनीज प्रिंसिपल से लेके और आयुर्वेद के आप प्रोटोकॉल, उन चीजों को जो कि सबकी जानकारी के लिए हो, आपकी जानकारी के लिए भी, और हम लोग प्रयास करेंगे उन उत्तरों के माध्यम से। तो आज हमने आकाश के केवल एक तो पूरी भूमिका ये बताई कि जब 2 महाभूत
और पांचवा और चौथा तो क्योंकि वो सबसे, उसके अंदर आकाश भी है, जल भी है पार्थिव में, अग्नि भी है, आकाश भी। अब एक एक का चिंतन और एक एक की इटियोलॉजी और पैथोलॉजी करेंगे, फिर उसके बाद हम बनाते चलेंगे। और ये फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि नींव के लिए जिस नाव पर बैठे हैं संवाद की नाव पे, तो उससे फर्स्ट सेमेस्टर की भी नींव मजबूत होगी, सेकंड की भी होगी, हमारी भी होगी और आपकी भी होगी। जब हमारी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो हमारा द्रव्य, चाहे मस्तिष्क का हो चाहे शरीर के किसी भाग का हो, उसमें तीक्ष्णता आती है, तीव्रता आती है और हमारी सोच में शक्ति आती है। इसलिए आइए अब हम लोग संवाद के लिए चर्चा करते हैं। सतवन सर आप म्यूट। जी सर। सतवन सर आप अनम्यूट हो गए हैं, आप पूछ सकते हाँ हैं। जी सर। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन इससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। जी एक्चुअली क्या है कि मैं कुछ पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते और एक डिस्कशन हमारी परसों जो सीमा मैडम है वो उनके लेक्चर में हुई, तो उसमें वेगस नर्व को लेके थोड़ी डिस्कशन हुई थी। जी। तो वेगस नर्व के बारे में मैं ये जानना चाहूँ कि वेगस नर्व जो है हमारे सारे जितने मेजर ऑर्गन्स हैं उनको सबको कनेक्ट करती है, और पैरासिम्पैथेटिक एंड इट इज जी पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्रेनियल नर्व। जी जी अगर जी हम जी इसी एक नर्व को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जी। तो हमारे सारे ऑर्गन को ये स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका सवाल बहुत ही उचित है और बड़ा ही, मतलब मैं ये कहूंगा कि बड़ा ताकतवर सवाल है। नहीं सर, मैं तो और छोटा सा मैं बंदा हूँ। आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने हमारे दिल की बात जो है छीन ली है। अरे मैं बाप आपका रे। वीडियो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा वीडियो तो ऑन है सर। वीडियो ऑन है। हाँ, आप दिख हाँ। भी गए। सबसे अच्छा, पहले मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। और आपको और हमारे अधिकांश साथियों को ये नहीं मालूम है कि हमारे चिंतन ग्राम में रिसर्च में वेगस नर्व के बारे में इतनी स्टडी हुई है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और वेगस नर्व का। दिस इज द 10th क्रेनियल नर्व। यस। और वेगस नर्व का जो कनेक्टिविटी है ब्रेन हाँ से, जी। जिस इम्पल्स शुरू होता है, तो हाँ जी। इसकी कनेक्टिविटी एंटीरियर पार्ट के चेस्ट से लेके एब्डोमेन से लेके पेल्विक तक, इसको यस। पूरा स्टिमुलस अगर कोई प्रदान करता है तो वेगस नर्व प्रदान करता है। यस सर। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हाँ जी। कि हमारी आगे आने वाली पूरी की पूरी जो वर्कशॉप होगी ब्रेन में, हाँ जी। तो वेगस नर्व के माध्यम से हाँ जी। जो लाइलाज बीमारियां हैं, एक हाँ जी। आपने एक सुना होगा डाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसको GERD कहते हैं, GERD। RD। यस सर। हाँ जी। जैसे कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। डिजीज। हाँ जी। इसमें क्या होता है, सिम्टम सुनिए, कि जो भी खाना गया हाँ जी। स्टमक तक पहुंचते ही बिल्कुल भैंस की तरह चिल्लाना शुरू, आवाज अनेक प्रकार की, और आदमी को अंदर ही अंदर इतनी गर्मी पैदा होती है, नर्वसनेस होती है, और चूंकि कनेक्टिविटी ब्रेन से है तो आदमी रोने लगता है, जजाने लगता है। और ये लाइलाज है। GERD जो है इतनी गंभीर बीमारी है कि इसमें ये डाइजेशन, अगर आप इसमें एंडोस्कोपी कराएंगे तो नथिंग विल बी फाउंड डैमेज, बट इट इज इनक्योरेबल इन द सेंस इसकी कनेक्टिविटी और वेगस नर्व से कनेक्टिविटी होने के आगे हम लोग सीधे सीधे आपको बताने वाले हैं कि इसके पॉइंट बड़े सिंपल हैं।
क्योंकि जैसे ही स्टमक एक हमारी सबसे बड़ी थैली है जहां पे मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग इस सीमा तक होती है कि फूड अगर उसके सारे जितने भी हैं, और उसको देखिए, मैकेनिकल ब्रेकडाउन तो हमारी ओरल कैविटी में टीथ के द्वारा होती है, और उसमें ओरल कैविटी में जाने से पहले हमारी गृहिणी और हम लोग चाकू से उसकी मैकेनिकल सूक्ष्मीकरण करते हैं, और फिर मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है दांतों से, और फिर उसी में कुछ धुलाई और पुछाई होती है ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा के माध्यम से, ताकि उसके अंदर के जितने भी प्रकार के विषाणु तत्व हैं उसको नष्ट किया जा सके। अब समस्या हुई कि एसोफेगस के माध्यम से भोजन के सारे घटक डाइजेशन से पहले मिलने के लिए मिक्सर के रूप में स्टमक का हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये जब ये जैसे ही पहुंचा तो वहां पर रिफ्लेक्स माने उल्टी दिशा में डकारें आना शुरू हुई, और रंभाना रंभा और रंभा गाय भैंस की तरह चिल्लाना शुरू। घर में का माहौल बिगड़ा, अंदर का माहौल बिगड़ा, पेशेंट रोने लगा, और इसका कोई इलाज जल्दी संभव। और बड़े बड़े जो है, ये आप कहेंगे कैसे मालूम, क्योंकि 25 वर्षों में इतने पेशेंट आए, और सेल्फ हेल्प ट्रीटमेंट जैसा कि आपने ये आज क्वेश्चन किया है, तो वेगस नर्व आप देखेंगे कि ट्रेटाइज 4 और 5 में डॉक्टर वॉल का जो है वेगस नर्व का इतना बड़ा, और सारे के सारे पॉइंट हैं स्टमक मेरिडियन में। स्टमक 19, 20, 21, 22 के पॉइंट ऐसे हैं बिल्कुल जादू जैसे हैं सभी के, और उन्हीं को हमने क्या किया, पकड़ के चक्र 3 पे सेडेशन कर दिया और ब्रांच कर दिया। वो वेगस नर्व का ट्रीटमेंट। कौन सा सर, दोबारा बताएं, बोलेंगे कौन सा ट्रीटमेंट? चक्र 3 जो है, अभी हम चक्र 3 पे जो हम लोग ग्रीन कलर लगाते हैं, हम उसमें जो है सेडेशन चक्र करते हैं, तो दैट कवर्स दी CV12 and 13 and 14। और उसके जो पैरेलल लाइन है जो CV मेरिडियन के बगल में जो जाती है, वो ST 19, 20, 21 ये सारी के सारी कवरेज है। आप ट्रेटाइज 4 और 5 देखेंगे, आपको जादू जैसा डॉक्टर वॉल ने इस वेगस नर्व को, और वेगस नर्व का, और हमने क्या किया आगे हम आपको कैप्सूल कोर्स में बताएंगे कि पेज नंबर 67 ऑफ हैंडबुक 1, जिसमें CME नियम है, और दोनों थंब के बाद जॉइंट में स्टमक है, और स्टमक की मेरिडियन को 10 में पूरा बदल के हमने उसको वेगस नर्व को अंगूठे के अंदर हमारे चिंतन ग्राम ने उसको एस्टेब्लिश किया। तो ये प्रश्न आपका इतना है कि हम 3 घंटे भी इस पर बोलेंगे तो बहुत कम। थैंक यू सर। मेरा एक ही और छोटा सा सवाल था लेकिन सर। एक बात आपने चिंगारी लगा दी। नहीं सर, सोले तो उठेंगे, सोले भड़केंगे भी। आप समझ गए होंगे कि हमारे प्रत्येक जितने भी कैप्सूल कोर्सेज हैं, हम पहले उन बीमारियों को, स्टोन को बनाना और फाइब्रॉइड को बनाना नहीं सिखा रहे हैं। अगर हम उसकी इटियोलॉजी और पैथोलॉजी को समझ जाएंगे तो जहां से बनते हैं उसे बिगाड़ कर समाप्त करने का मार्ग होगा। और आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जिन भी फिजियोलॉजी की किताब में मिलेगा, उससे 100 गुना हमारे रिसर्च टूल किट में हमारे साथियों ने ये एक्शन क्या है, सिंपैथेटिक गवर्नेंस है या या पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है। आप देखें उसको, एक छोटा सा मैं उदाहरण सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बताता हूं कि हमारी नर्व कार्य करने के लिए हमें स्टिमुलाई देती है। सिंह साहब, इज इट ऑलराइट? और यदि वो हमारी नर्व जो है 24 घंटे हमें आराम ना करने दे और एक्शन मोड में लाए, तो आपके बॉस और आपके सभी लोग बड़े खुश होंगे कि साहब ये कारिंदा हमारा जो है एग्जीक्यूटिव हेड 24 घंटे काम करता है, ना सोता है, ना सोने देता, ना खाता, ना खाने देता। वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर फिर? हाँ, यस यस यस। तो क्या होगा, जस्ट टू मेक द बैलेंस, सिंपैथेटिक जब आपका जो है एग्रीवेट हो जाता है तो उसकी सिंपैथेटिक में पैरासिम्पैथेटिक को जिस तरीके से इन और यांग एक मिलकर जो है
समन्वय स्थापित करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधाभास नहीं है। वो क्या करता है, काम डाउन करने के लिए नींद, यानी सिंपैथेटिक एक्शन मोड है तो पैरासिम्पैथेटिक काम डाउन मोड है। दैट आल्सो वर्क्स। नींद भी आपको कार्य करने के लिए शक्ति देती है। वो आपको जैसे काम करने की शक्ति सिंपैथेटिक मोड देता है, इससे आप इतनी बात से, क्योंकि किताबें पढ़, हमने 25 वर्षों तक इसमें दुनिया भर की किताबें देखी और हम लोगों ने इस पे बहुत डिस्कशन के बाद इस साधारण से उदाहरण के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और क्यों हम, जब हम सिंपैथेटिक को टोन करते हैं तो अपने आप पैरासिम्पैथेटिक सेडेट हो जाता है, या सिंपैथेटिक को पैरासिम्पैथेटिक को सेडेट करते हैं तो अपने आप शक्ति पुनः ऊर्जा पैदा हो जाती है। इसलिए टोन और सेडेट काल्पनिक है कि सही है, और हम आपको आगे ये भी बताएंगे इसका क्या मतलब है, और ये भी बताएंगे कि नॉर्मल फ्लो और अपोजिट फ्लो क्या होता है और ब्रांच क्या होता है। आपने चक्र 3 को सेडेट करना तो सीखा होगा, लेकिन उसके ब्रांच मेंटेन है कि 2-3 सेडेट 1-4 टोन का हमने स्पेसिफिक कर दिया। अगर हमारे जो है पैंक्रियाज में स्टोन है या 3 नंबर के उसमें है तो 4-5 सेडेट करेंगे तो उससे, और 3-6 टोन करेंगे तो गैस भी खत्म होगी, ऑब्स्ट्रक्शन भी खत्म होगा, और पैंक्रियाज में स्टोन जल्दी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन ब्रांच आप करेंगे तो ये देखिए, हमें 5th और 6th सेमेस्टर का विषय है, लेकिन चूंकि आपने एक बात ऐसी, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा धर्म है आपको बताने की कोशिश करना, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमाएं नहीं है, कोई उम्र नहीं। हम लोग अपने समय को सदुपयोग कर रहे हैं, और आपके प्रश्न को मैं बहुत ही सम्मान पूर्वक और ये चेतना, ये इस पे आप कहें कि मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। नहीं, थैंक यू सर। एक प्रश्न और था मेरा हाँ, कि बोलिए। ये जो आपने डॉक्टर वाल वाली किताब के बारे में बात किया था, उसमें जो था पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के लिए या वेगस नर्व के लिए उन्होंने ST10A का पॉइंट दिया हुआ है। जी 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 जी। तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है? देखिए, ऐसा है, एक पॉइंट नहीं है। हाँ, उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, बहुत से सारे दे रखे हैं। हाँ, आपको मैं ये तो बताना, सुनिए सुनिए, हाँ आपको मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो है स्टमक मेरिडियन पे है, हाँ जी, और उसके बाद जो है ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर के मेरिडियन पे, और मेनली स्टमक पे ही है। हाँ जी, हाँ, मेनली स्टमक पे ही है। हाँ जी, तो हाँ आप ये समझ जाइए कि हमारा, हाँ। आप चाइनीज सिस्टम से भी देखिए और आयुर्वेदिक सिस्टम से भी देखिए कि उधर जो है हमारा स्टमक है वो बीच में है, सेंटर में है, एंड दैट प्लेज द सेंट्रल की रोल, चाहे आप किसी भी सिस्टम से। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि GERD जो है ये डाइजेशन की बीमारी नहीं है, ये न्यूरोजेनिक इंडाइजेशन, न्यूरोजेनिक। दिस इज वेरी पावरफुल ट्रीटमेंट unless until vagus nerve is calmed down and treated, you are helpless. इसीलिए आप डॉक्टरों को सुना होगा कि एक पेंटोसिड गैस की देते हैं और उसके बाद 2 एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी देते हैं। आप सोते रहिए, आपका स्टमक, नहीं देखिए, हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल विजन उनका सही है, लेकिन हमारे पास तो ऐसा ये है कि काम डाउन करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक ये है कि भाई हम इस तरीके से करें, काम भी करते रहें और डिप्रेशन में भी ना आए, एंजाइटी में भी ना आए, पेशेंट रोए भी नहीं और खाना खाए भी, देख के लालच खा के रोता रहता है कि अरे सैकड़ों आइटम है शादी ब्याह में और मैं खा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी सब कुछ। और बुढ़ापा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक है। रेफरी की तरह सबको चुप करते रहते, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन, काम डाउन। अरे इतना तो मत काम करो कि टूट जाओ, बिखर जाओ। इसलिए जवानी सिंपैथेटिक है और बुढ़ापा पैरासिम्पैथेटिक। थैंक यू सर, थैंक दिन भर काम करना जो है सिंपैथेटिक है और नींद लेना पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक है। तेरे बिना भी क्या जीना, पैरासिम्पैथेटिक कहती है कि सिंपैथेटिक तेरे बिना भी क्या जीना,
और सिंपैथेटिक कहती है अरे हुस्नी तुम तो मेरे हुस्न हो। और सारी दुनिया कहती है कि ये दूसरे में विरोधाभास है, होमो है, हेट्रो है, इन है, यांग है, सामान्य है, विशेष है, और क्या है, पर अपर है। सारी दुनिया गोल। इसलिए इंटीग्रेटिव, जब भी हम डॉक्टर वॉल को और फिजियोलॉजी एनाटॉमी को उसी तरह महत्व देते हैं जैसे चाइनीज के येलो एम्परर। हाँ, वेद आयुर्वेद पंचम वेद है, उसके अंदर सब समाहित है, उसके ऊपर रखना परमात्मा की शक्ति को चैलेंज देना है। इसलिए मित्रों, हमें सदैव जो है बड़ी सोच समझकर और गूढ़ अध्ययन की आवश्यकता है। आपने जो है हर लेवल को ट्राई किया है और आप अपने भविष्य को, यानी आपका भविष्य क्या है बताएं। सिंह साहब, आज मैं आपसे एक प्रश्न कर ले रहा हूँ। बोलिए सर। आपसे उत्तर नहीं मिला तो मैं बिना उत्तर के चला जाऊंगा। पता नहीं सर, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, पता नहीं है। अब हमारे आपका क्या भविष्य है इस अध्ययन अध्यापन का, ये तो बता दीजिए। सर, हम तो आपसे सीखने आए हैं और नहीं, आप जितना आप सिखाते मुझे हैं। आप मुझे मतलब चकराइए नहीं। नहीं सर, चक्कर वाली कोई बात नहीं है। देखिए सर, आप और आपकी टीम जो है इतना सारा रिसर्च सर, करते हैं। ऐसा है, लोग दूसरे बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी सर। कि हम आप अपना भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं कि अब जब अगले जन्म में आएंगे तो बोराहा भैया की तरह नहीं रहेंगे कि ये शरीर विज्ञान को हम क्यों जाने, कैसे जाने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शास्त्रों में लिखा है पूर्व जन्मनि यत तपम। जो पूर्व जन्म में आपका स्किल था, प्रोफेशन था, पूर्व जन्मनि या विद्या, पूर्व जन्म में जो विद्या थी, और पूर्व जन्म में जो है यत वित्तम, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस था, और चौथा जो पूर्व जन्मनि या भार्या, और चौथी आपकी पत्नी थी, वही इस जन्म में, और जो इस जन्म में है वो अगले जन्म में। अब हम अंत में जो है ये इंटीग्रेटिव वैदिक संस्कृति के माध्यम से इन संस्कारों को पढ़कर जा रहे हैं, तो अगला जन्म हमारा इसी सब के साथ होना चाहिए और आएगा। और अभी जो है मालूम है, कलयुग तो अभी लाखों वर्ष बचा है, और नर रोग पीड़ित भोग न कहीं। तो हम आप आएंगे, प्रियंका जी आ चुके हैं, बीपी शुक्ला साहब आ चुके हैं, किसी न किसी रूप में 5, 7, 8 साल में एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति, बच्चा। हाँ, उनके आने में डाउट इसलिए है कि मोक्ष उनको मिलता है जिनका रज और तम नष्ट हो जाता है, और जिनका जरा सा भी रज और तम, जैसे कुछ दिन के लिए स्वामी विवेकानंद आए थे, 100 साल के लिए नहीं आए थे, कुछ दिन के लिए आए थे, और वो ब्रह्मलीन हो गए। कोई भी आत्मा मरती नहीं है, गत आत्मा होती है। मृत आत्मा को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, कभी भी गत आत्मा होती है। तो मित्रों, हमें हर चीज की विश्लेषण समझकर, तो हम कहाँ जाएंगे मृत्यु के पश्चात, कौन हमारी अगवानी करेगा, कौन वेलकम करेगा, कितने ठाट से रहेंगे, कौन सा एसी होगा कि नहीं, चाय मिलेगी कि नहीं, कॉफी मिलेगी कि नहीं। लेकिन इतना जरूर है, अगला जन्म मिला तो पूर्व जन्मनि यत वित्तम या विद्या यत तपम या भार्या, वो सब मिलेगी और निखार के साथ मिलेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और जज के रूप में हो, और उस संस्कृत मुझे क्यों बाय डिफॉल्ट पढ़ने के लिए मेरे प्रिंसिपल ने कि तुम टॉपर हो, और इंटरमीडिएट में 96 नंबर मिल गए थे 100 में, और मेरे ब्रदर बोले मैं तो तुम्हें आईएएस बनाना चाहता हूँ, तुमने ये भूल क्यों की, और वो नाराज हुए। मैंने उनको भी सिर झुकाकर, मैं आज एक बात बता रहा हूँ, और फिर ये संस्कृत पूरी चरक संहिता को मीमांसा के लिए दिन रात बैठकर, और आज हमारी टीम, इसमें से बहुत से लोग विद्यमान हैं, अनिल सिंह जी, सुनील मिश्रा जी, राम कुमार शर्मा, विशाल जायसवाल, राजेश वर्मा जी, सब सुबह जो है 5 बजे से उठकर, और मैं 3 बजे से उठकर ऐसे जाने पता नहीं किससे मिलने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बड़े से बड़े लोग इन बातों का जो हमारे संस्थान के लोग जवाब दे देंगे, उन पुस्तकों के अवगाहन में और स्वयं के अनुभव और चिंतन मनन से हुआ है।
आपने बहुत बड़ी बात छेड़ी है और मैं आपसे बहुत सादर विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहने चाहिए, लेकिन बाकी लोग ऐसा ना हो कि जो युवा वर्ग के साथी हैं, लेकिन वो अद्भुत हैं। हमारे युवा शक्ति हमारे संस्थान में जो है मेल फीमेल दिन रात लगे हुए हैं। अर्चना त्रिवेदी जी, डॉक्टर नैना सिंह सुबह जो है बेंगलुरु से, सूरत से सुबह इस तरीके से जुड़ते हैं एक पल, और बेंगलुरु वगैरह में जाके वो पूरा का पूरा सबको क्लासेज लेती हैं। इवन डॉक्टर कामत जो है, और कभी कभी जो है डॉक्टर प्रकाश केतान साहब, उन्होंने कहा सर मैं आज जुड़ना चाहता हूं। मैंने कहा हमें तो सीखना है आपसे, आ जाइए, बहुत अच्छी बात। दिल्ली से रमोला जी और इस प्रकार से, लेकिन ऑल आर कंट्रीब्यूट, सब बैठे। आपको मालूम है आज जो हमने किया, कल सवेरे 5 बजे तक पीडीएफ आ जाएगा 10 पन्ने की किताब का, और वो आयुर्वेदिक हैंडबुक 4, 5, 6। यदि ये सब ना होता तो आज आपके कोरोना के पॉइंट कलर से और उससे, आज ही हमें गवर्नमेंट से चिट्ठी मिली है अतुल मेहरोत्रा जी के माध्यम से कि ये इसके टेस्टिंग और ट्रायल चल रहे हैं कलर वगैरह के, जो आपने भेजे हैं। हमने तो कहीं भेजा नहीं, पब्लिक ने भेज दिया और लोग कह रहे हैं फायदा हो रहा है। तो ये समय के साथ अपने आप हो जाएगा। आप लोगों ने अध्ययन किया है, मेहनत की है, इसका परिणाम के लिए देखने के लिए नहीं, परमात्मा की शक्ति को। आप सतवंत जी जिस लेवल के रहे हैं, आज आपके लिए ये अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अंतर आत्मा, अंतर चेतना आपकी है कि अगले क्रम में आप क्या होने जा रहे हैं। साधु वे सब भी नजर आता है और परम ऋषि के रूप में आगे आने की, और जितने लोग जुड़े मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सक्सेना जी आप अनम्यूट हैं। सक्सेना जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सक्सेना जी। सर हमारा पल्स, जी सर। हाँ सर हमारा पल्स रेट मतलब 45 से 50 रहता है हमेशा। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप तो नहीं, पल्स अगर 60 हो रही है तो इसका नहीं, मतलब एथलेटिक पल्स है आपकी। तो नहीं 45 to 50। नहीं, ये थोड़ा सा, ये हमने 45 50 नहीं, सॉरी, हमने 60 सुना था। अब मैं आपकी इसकी टियोलॉजी बता दूं क्या है। जी, इसके दो कारण हैं। 24 घंटे 45 रहती है या बीच में 45 होती, कभी 60 कभी 70। नहीं 50 से ऊपर कभी नहीं जाती है। 50 से ऊपर कभी नहीं जाती। हाँ 50 कितनी देर रहती है और 45 50 से नीचे कितनी देर रहती है, ये बता दें। सर ये तो नहीं देखा हमने, मतलब जब भी ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो 47 कभी 48 आ गई, और 50 बहुत कम आती, 50 तक, बस ये है। अच्छा, आपने ये कैसे जाना कि कम हो रही है और आपने पल्स मीटर लगाना शुरू किया? ये कब से ऐसा है? सर 4-5 महीने हो गए होंगे, 5-6 महीने। आपको दिक्कत क्या, कभी आंखों के सामने अंधेरा आता है? नहीं आता सर, मतलब हमारा ये था ब्लॉकेज था है 80%। यही मैं बताने जा रहा हूँ। या तो पेस मेकर का होता है या ब्लॉकेज का होता है। ब्लॉकेज सर। और आप सुन लीजिए, आपने बता दिया ब्लॉकेज का है तो सुन लीजिए, नोट कर लीजिए सब लोग। जी सर। बोथ स्मॉल फिंगर, जी, 6 हॉरिजॉन्टल यानी वाद ज्वाइंट पे ऑरेंज कलर, और 5th हॉरिजॉन्टल पे भी ऑरेंज कलर, 4th हॉरिजॉन्टल पे येलो कलर, और 3rd हॉरिजॉन्टल पे लाइट ब्लू कलर। जब भी वॉश करके हो तो फिर से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, बात ज्वाइंट पे ऑरेंज हो गया, अब 5th ज्वाइंट पे ऑरेंज हो गया, और 4th पे येलो हॉरिजॉन्टल पे और 5th पे ऑरेंज। 2 ऑरेंज, 1 येलो और 1 लाइट ब्लू। अच्छा, 4th पे येलो और 3rd पे लाइट ब्लू हो गया सर। लाइट ब्लू, जी। अच्छा। और आप धीरे धीरे देखेंगे जी
अच्छा, दूसरा एक और चीज है, आपको सर्वाइकल और स्पाइन तो नहीं है, ट्राइपॉडिक रीजन्स हैं। एक पेस मेकर यानी ऐसे नोड अफेक्टेड होता है, दूसरा जो है इसमें हार्ट ब्लॉक होता है, ब्लॉकेज है। है तो कोई खास बात नहीं है, करिए। हम्म, और नहीं तो आप सीधे से सुन लीजिए, जी लेफ्ट एसएफ में लेफ्ट ऐसे। हाँ 10 वाइट बॉल मैग्नेट्स, और पित्त ज्वाइंट पे भी 10 वाइट बॉल मैग्नेट्स, और फोर्थ और फिफ्थ हॉरिजॉन्टल पे 10-10 पीले बॉल मैग्नेट लगाइए। लेफ्ट एसएफ में 40 आपको लगाने हैं, बस 4 पट्टियां बना के रखिए और आप आराम से। जी सर। और आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिखेगा सर ठीक, जी सर। और सर 10 दिन में आपको जो है, लेकिन जी सर। मेरी 2 बात ध्यान रखिएगा, आपका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है? नहीं, करीब रहता है 14 रहता है, 13-14 करीब। अच्छा, आपको सर्वाइकल तो नहीं है? सर नहीं सर। स्पाइन कमर में दर्द तो नहीं है? नहीं सर। ठीक। और एक सेफ्टी मेजर के लिए जी सर। LU9 और H6 और 7, LU8, 9 और 6, 7 पे दोनों कलाई के पास जो है मेन जी। पे 4 क्लस्टर मैग्नेट भी लगा लें। एक बात ये मैं बता दूं, ये आज की ब्लॉकेज की बीमारियां पहले जो है सीनियर सिटीजन को होती थी, अब जो है एक आम बात हो गई। हमको करीब 5 साल से है सर ब्लॉकेज। आप देखिए, इसको करिए फिर बताते हैं। सर LU9 बताया, H6-7। हाँ, और LU8, LU9 2 इधर लगा दीजिए, देखिए अंगूठे के नीचे, और 2 इधर। ठीक सर। सर अनुराधा माथुर जी, आप अनम्यूट हैं। पवन कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप बोलिए। क्या अग्रवाल सर? अरे सुनील जी, सुनील कौन जी, आप अपना परिचय अरे दीजिए। सुनील मिश्रा जी, जी सर। जरा हमारे दूसरे फोन पे 29569 पे भी अनम्यूट कर दीजिए हमें, क्योंकि इसमें जो है। जी हेलो, अच्छा, एक मिनट। हाँ सर, अनम्यूट हो गए हैं आप। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। ऑडिबल? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है। पवन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए। जी सर नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, कौन सा सर बोल मेरा रहे हैं? सर मैं पवन कुमार श्रीवास बोल रहा हूँ, जबलपुर से, MP। हाँ हाँ बोलिए साहब। सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हाँ बोलिए सर। सर मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जो हमें 10 द्रव्य पढ़ाए गए हैं, ये 10 द्रव्य जब हम मतलब नींद में नहीं होते हैं तब पूर्ण रूप से कार्य करते हैं, और जब निद्रा अवस्था में होते हैं तब भी उसी गति से कार्य करते हैं या कम गति से कार्य करते हैं? बहुत, देखिए ऐसा है, सब कार्य करते हैं, लेकिन एक बात यह है कि पुनर्जन्म की भांति हम सुबह उठते हैं जी। और पुनर्जन्म हमारे आपके हाथ में नहीं है। अब मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि इस कोरोना काल में पहले 1 साल बाद हैप्पी बर्थडे होता था,
आजकल प्रतिदिन उठकर हैप्पी डे लोग मनाते हैं कि पुनर्जीवित हो गए। जी तो प्रश्न आपका बहुत ही सबल है, सशक्त है, लेकिन अगर सब काम ना कर रहे होते तो हम उठते नहीं। क्योंकि सर लेकिन मैं हम एक नींद बात में रहते हैं, हमें कुछ पता एक चलता बात नहीं है। और बता दूं, एक और बात बता दूं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे बड़ा हमारा जिसे कहते हैं ई मैनेजमेंट, हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट है, मैकेनिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता रहता है। तो वो उस समय भी पैरासिम्पैथेटिक इतना स्ट्रांगली वर्क करता है, अभी जैसा कि सतवंत सिंह साहब ने पूछा था। इस वजह से निद्रा का उसमें एक क्लॉक फिट है कि जितनी देर आपने अगर 3 दिन तक नहीं सोए हैं तो कभी कभी 10-12 घंटे तक आप सोते रहते हैं, और सीनियर सिटीजन जो है नॉर्मली 6 घंटे के बाद तुरंत नींद खुल ही जाती है। तो इसलिए सारा ई गवर्नेंस है, और इस प्रकार से बहुत सी चीजें हैं। मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल रहा होगा। जी सर बिल्कुल। क्योंकि अभी जिस प्रश्न को सतवंत सिंह साहब ने उठाया था, तो पैरासिम्पैथेटिक जब हमारे ऊपर हावी होता है तो कंपनसेट करने के लिए सिंपैथेटिक को इन सिंपैथी टू दी सिंपैथेटिक नर्व पैरासिम्पैथेटिक जो हमें नींद इंड्यूस करती है। और उसके अंदर भी हमारे जैसे हमारा खान पान है, डाइट स्टाइल है, अगर रात के 11 बजे हम खा रहे हैं और जम के खा रहे हैं, खूब ऐसे पदार्थ खा रहे हैं जो कि अंदर गैस पैदा करते हैं, तो सारे ब्लड को हलचल पैदा कर देता है, और नर्व को भी, चूंकि ब्लड जो है न्यूट्रिशन देता है, वो डिफेक्टिव होने के कारण ऑल इज नॉट वेल। नींद का ना आना और आना मल्टीफैक्टोरियल है। दिस इज इतना आसान नहीं है कि जितना हम समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट। हाँ बोलिए। अनुराधा माथुर जी, आप अनम्यूट हैं, आप पूछ सकती हैं कुछ। समता सलेचा जी। हाँ सर, अभी अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही जी 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 आ रही। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा। नहीं, आप क्वेश्चन से पहले अपना भी पूछिए, एक आंसर दे दी। कहाँ से बोल रहे हैं, किस समय से? मैं नजीबाबाद से बोल रही हूँ, वेस्ट यूपी में आता है ये, और मैं वैसे हरिद्वार में अमृत गुरवेन जी सर के, डॉक्टर अमृत जी के हाँ गुरवेन जी जो है बहुत ही मनीषी, बहुत ही अच्छे, और हमारे बहुत ही बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं। सर मेरा एक थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये है, मैं क्योंकि थोड़ा जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए थोड़ा करती हूँ, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको मैं फीड करती हूँ, और उनको उनकी थोड़ी मेडिसिन वगैरह और उनका क्योर भी करती हूँ, जैसे घायल वगैरह जो होते हैं, घोड़े और कुत्ते, जितने इस तरीके के एनिमल्स हैं। तो सर क्या हम एक्यूप्रेशर इन पर अप्लाई नहीं कर सकते, या इन पर हम किसी तरह की रंग चिकित्सा? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, ये किसने मना किया? नहीं सर, लेकिन समझ में नहीं आता। मेरे अभी एक उसको ट्राई किया, एक डॉग था। देखिए ऐसा है, सुनिए, पूंछ के नीचे उनकी सीवी मेरिडियन है, ऊपर है डीयू, और जो ऊपर से ठुड्डा निकला होता है वो उनकी स्पाइन है। उसको रोज जो है सहलाइए और चूहा चलाइए, देखिए उन्हें बड़ा आनंद आएगा, वो आपको टेप डाउन हो जाएंगे। अच्छा सर, 1/3 जैसे स्किन डिजीजेस होती है कुछ, जैसे ऊपर की हड्डी निकली होती है ना, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरीके से सिर और पूंछ के बीच में एक ठुड्डी सी निकली होती है, पूरी लंबी हड्डी। हाँ बिल्कुल होती है। आप उसको मालिश करिए, देखिए उनको बड़ा आनंद आएगा। अच्छा, तो वो किसी मतलब वो जैसे अभी उन्होंने पूछा कि जैसे वेगस नर्व की तरह से होता है कि हर चीज पे इफेक्टिव होगा अगर वहां पे हम मालिश करेंगे? देखिए आपको एक बात बता दें,
आदमी और जानवर में अंतर यह है कि उनमें क्रेनियल नर्व नहीं होती। ओके, बट सर क्यों उनके नहीं, पास भी नहीं, मेरी बात सुनिए, उनमें जो है दांत जितने भी सेंस ऑर्गन है वो बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे कुत्ते का सेंस ऑर्गन स्मेल है, वो ऐसा जो है स्कॉटलैंड तक वो यूज करता है। और शेर क्यों शेर है, क्योंकि उनके दांत इतने स्ट्रांग होते हैं कि अच्छे अच्छे को काट पीट के बराबर कर देते हैं। तो ब्रेन का जो है सेंस ऑर्गन उनके एनिमल्स के मोस्ट पावरफुल होते हैं, लेकिन उनमें दिमाग नहीं होता, वो खुराफात और नहीं कर पाते, वो तो सीधे आर पार की लड़ाई काटा खा गए। हाँ, ये तो है जी। ठीक है। तो सर जैसे उनको कुछ जैसे मैगेट्स हो जाते हैं वुंड में, उनके कीड़े हो जाते हैं, तो उस सब के लिए क्या किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, वो देखिए उनके नहीं, लाइटनेस और डार्कनेस लगाइए। उनके काले कलर जो हैं, अच्छा भैंस को तो वैसे ही काले कलर बहुत हाँ नहीं सर नहीं, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, उनकी सबसे बड़ी क्लीनिंग जो है उनको पानी से नहलाना धुलाना और हरे चारे को खिलाना, और साथ में जो है हवा पानी जो जिस प्रकार से होता है धूप में, और उनको उनकी क्लीनिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा बात जो है वीडिंग जो होती है, जैसे हम लोग अपने खराब तंतुओं को नोच के फेंकते हैं, तो उनके जो कीड़े होते हैं उन पे जो है आप चारों तरफ इस प्रकार से एटमॉस्फेयर पैदा करें कि वो भाग जाए। और अंदर जो पेट में होते हैं उनमें इतनी ताकत होती है कि वो उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, और उनका फ्लोरा इतना स्ट्रांग होता है कि उनके जो डंग होता है, गोबर मल होता है, वो एक बहुत बड़ी खाद के रूप में आ जाती है। तो उनके मेन चीज ऐसी है कि उनके चारे में ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो कि उनका पेट जो है बहुत, जैसे अलसी है आज आपको, हाँ, जितने भी जानवरों के लिए पहले खाई जाती थी आज वो आदमी खाने लगे, बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं, और अलसी के सीड जो है 500-500 रुपए केजी मिलने लगे। हमारे यहाँ गाय थी, हम देखते थे कि, और बहुत बड़ी बहुत सी चीजें थी, उनको चारे में जो है अलसी की खली होती थी और बिनोला खिलाया जाता था, दूध को बहुत अच्छा खा, बहुत महंगा, वो जो आज गेहूं से भी महंगा है, उनकी बड़ी सेवा की जाती थी। लेकिन आजकल केमिकलाइज मिल्क होने के कारण किडनी पे सबसे ज्यादा यूरिया और क्रिएटिनिन उनका बिगड़ जाता है, जो आज के दूध को केमिकलाइज मिल्क हो गया ना। तो आपका विचार तो बहुत अच्छा है हमारे देश में, उनकी सेवा भावना, लेकिन व्यवसायिकता जो है वो हम लोगों को कष्ट दे रही है। और जब हम खुद ही यूरिया और क्रिएटिनिन वाला भोजन खा रहे हैं, फर्टिलाइजर वाला, तो और अब जो है गाय का गोबर भी जो है उस तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं देगा जो कि पहले देता था, क्योंकि उनका खाना फन्नियों और केमिकल का होने लगा, घास उनको नहीं मिलती है, चारा उनको खली की सानी नहीं मिलती है, बहुत सी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट। समता सलेचा जी, आप अनम्यूट हैं, अपना परिचय बताते हुए आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। समता सलेचा जी। गायत्री जैन जी, आप भी अनम्यूट हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते सर, मैं समता सालेचा अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैंने 4th सेमेस्टर कर रही हूँ अभी। सर मुझे ये जानना था, ब्लड प्रेशर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स के कारण होता है, ऐसे हमें पढ़ाया गया है। कभी जैसे हार्ट के कारण भी हो सकता है, लिवर, किडनी, कोई, तो हमें मतलब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन के कारण ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है? देखिए ऐसा है कि आपको हर चीज के कर्म और गुण जो है, फंक्शन और स्ट्रक्चर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ये है कि आपको सीढ़ी चढ़ने में, तेज चलने में सांस फूलता है और बीपी है, तो ये कार्डियक ओरिजिन हो गया हार्ट के कारण। और हार्ट से ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन का इसमें रोल होता है, क्योंकि उनका दोनों का मैंने जैसे बताया ना कि इन और यांग ऑर्गन आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक हैं।
पति पत्नी के रूप में। इसी तरीके से नेचुरल इटियोलॉजी पे उनको हस्बैंड वाइफ का रूप दिया गया है। दूसरा, आपको नमक बहुत खाते हैं या आपको तला भुना बहुत खाते हैं, तो हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंट्रोल्ड, बेसिकली कंट्रोल्ड बाय लिवर और गॉल ब्लैडर। और जब से आपने ये वो डॉक्टर वॉल को पढ़ा है तो पूरे ब्रेन का और सारे के सारा जो है कंट्रोल, नॉट ओनली द मेटाबॉलिक सिस्टम, digestive system, every system which are controlled by the brain, that is in the field of the gallbladder। और इसे दुनिया का कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि लीवर गॉल ब्लैडर के कारण भी हो सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे जो कि कार्डियोलॉजी बहुत ही नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पहले रिसर्च कर रहे थे जर्मनी में, इस समय आयरलैंड में है। उनकी टॉक कभी भी आप रखें तो देखेंगे वो बताएंगे कि हमारी ये होलिस्टिक एक्यूप्रेशर, अपने पूरे परिवार का ट्रीटमेंट आज भी वो एक्यूप्रेशर से ही करते हैं। और जब भी हमारी उनकी चर्चा होती है तो एक एक घंटे तक, और वो इस बात को अपने सारे रिसर्च फ्रेटर्निटी में रखते हैं कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो दूसरा कारण हुआ लीवर गॉल ब्लैडर। अब आइए हमारे शरीर में हीमोलिसिस या फेगोसाइटोसिस, आप जितना भी भोजन करते हैं, और रक्त का निर्माण 3 प्रकार के उसमें सिस्टम वर्क करते हैं, एक आर्टेरियल ब्लड, दूसरा वेनस और तीसरा लिम्फेटिक। और ये जो हमारी सेल की जो ब्लड के सेल की लॉन्गेविटी है 120 डेज। अगर वो पहले ही उनकी हीमोलिसिस हो जाती है, उनको डीजेनरेट पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं 120 के दिन पहले, तो क्या हुआ, सेल हमारे उनको दफन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे हैं कि जो लिम्फेटिक सिस्टम हेडेड बाय द स्प्लीन, तो स्प्लीन और स्टमक जो है, जब हमारे शरीर के अंदर एंटीजेंस, आप आजकल एंटीजन में बहुत बड़ा नाम सुन रहे होंगे कि पैथोजन क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये बड़े डोमिनेंट हो गए, बहुत हावी है इस समय। तो उनको जब उनके दफन करके साइटोसिस, तो ये एक कारण हमारे ब्लड में जब विकार आता है तो लीवर और स्टमक के माध्यम से उसको हम कंट्रोल करते हैं। और किडनी के बारे में कौन नहीं जानता कि जब किडनी सीकेडी होती है तो उसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन कम होता है और बीपी का नियंत्रण होता है, बाकी तो डायलिसिस से सारा होता है। कौन सी चीज, और लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि जहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी, जब भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो हमारा कॉन्स्टिपेशन होगा। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन विद द वर्किंग ऑफ द लंग्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी में रिटेन्ड होगी और उसके कारण भी बीपी फ्लक्चुएट करता है। और लास्ट में हमारा नर्वस सिस्टम, सर्वाइकल है, ब्रेन है, और इनके कारण भी होता है। तो ऑल दिस सिस्टम्स आर इक्वली एंड स्क्वेयरली इंपॉर्टेंट। अब आप क्या है, आपके पास डायग्नोसिस के लिए अगर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे है, दोनों NCH 1 और 2 पर आप करते हैं तो हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व है, 3 को करते हैं तो लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम, 4 पे तो किडनी के कारण, और 5 पे बट नेचुरल है कि स्प्लीन और स्टमक। अब आया 6 और 7, 8, 9 जो कि मोस्ट पावरफुल है, हमारे हार्मोन सिस्टम को भी कवर करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी, पेरिफेरल को भी, सेंट्रल को भी। इसलिए ये डायग्नोसिस का एक बहुत बड़ा सूत्र है कि हम अपने हाथ की उंगलियों के जो टिप हैं या NCH है उसको दबा के देखें और उस पर ट्रीटमेंट करेंगे, दबाव देंगे, मेथी देंगे, भले ही थोड़ी देर के लिए कुछ बीपी कम हो, भले ही नॉर्मल ना, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फॉर द डायग्नोसिस। और बाकी तो आप एक्सक्लूजन क्लास में तमाम तरीके के उसके सिम्टम्स हैं, उसको देखते जाएंगे और करते जाएंगे। नेक्स्ट, गायत्री जैन जी, नमस्ते सर। अपना परिचय बताते हुए आप प्रश्न। नमस्ते सर, मैं गायत्री जैन। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, नमस्कार।
सर मैं फर्स्ट सेम की हूँ, करस्पॉन्डेंट जी की। सर हाँ हाँ बोलिए। आज मैंने इसलिए किया कि एक इमरजेंसी, मेरे पापा के ऑक्सीजन लेवल 65 हो गया है। किसका? पापा का। कितना है? मेरे 65। 65? उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। उनकी हाँ। शुगर बढ़ गई थी, 500 हो गई थी शुगर। ऐसा है, प्रोटोकॉल सारे दिए गए हैं, उनको वो आप लगाए मैंने। कलर से दे दी। कहाँ पे है? आईसीयू में है? नहीं, आईसीयू नहीं मिल रहा उनको, वो बेड पे ही है। आवाज नहीं आ रही। सर आईसीयू नहीं मिल रहा उनको, हाँ वो बेड पे ही है, हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन आईसीयू बेड नहीं मिल रहा। ऐसा है कि आपको सारे टाइम टाइम पे ग्रुप में भेजे गए हैं, उन सारे वो पॉइंट मैंने पे लगा मतलब दिए। आप एक तो कलर पे जो है सबसे पहले उनको कलर का ट्रीटमेंट दीजिए, और वो प्रेशर जो है ये जोन 1 2 3 पे जो बताया गया है वो करिए। वो दे रहे हैं। और बहुत स्मॉल फिंगर का जो अभी हमने इसके पॉइंट बताए थे, और से जो अभी बताया था आपने होगा 4 कलर, यानी और फिर कलर और फोर्थ येलो और ब्लू और चक्र आप दीजिए, और LU9 और हेलो, सर की आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। हमारी आवाज आ रही है? जी सर, आ अब आ रही रही है है सर। जी आवाज आ रही है हमारी? जी सर, आ रही है आ आवाज रही सर। है। हेलो। हाँ हाँ सर, सर। आवाज आ रही है सर। हाँ तो हाँ ऐसा है, LU789 पे और H6 और 7 पे चक्र मैग्नेट, H9 पे एक स्टार मैग्नेट या मेथी, और LU4 पे यहाँ पर डायरेक्ट सारा जो है ट्रीटमेंट देना है। और अगर आप बॉल पे काले कलर लगाना चाहते हैं, LU9 LU6 पे ब्लैक कलर, S7 S6 पे ब्लैक कलर, P5 P7 और P4 पे ब्लैक कलर, डॉट डॉट बॉल मेरिडियन पे। ठीक जी सर। और सुनील मिश्रा जी से फोन करके चैट करवा लीजिए। जी सर। ठीक। नविता जलान जी, आप अनम्यूट हैं। हाँ हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। हाँ, वो आप पृथ्वी के बारे में उस समय बता रहे थे ना, तो मेरे मन में आया हमारा जो बोन पोर्शन है वो तो पृथ्वी है, लेकिन बाकी जो ऑर्गन्स है वो तो सारे हॉलो और एम्प्टी है। वो तो तभी हमारा शरीर चल रहा है ना। जी। तो सारा कुछ सॉलिड नहीं है। ऐसा नहीं, दांत क्या है? दांत तो सॉलिड है अंदर में भी, लेकिन नहीं, अभी आपको है। बहुत सी चीज मिलेगी। सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत सी चीजें हाँ। मिलेंगी, लेकिन हाँ। जो मेन हमारा स्ट्रक्चर है, ढांचा हड्डियों का, स्पाइन में भी क्या है, स्पाइनल कॉलम भी हड्डियों की है। हाँ, लेकिन उसमें भी हवा स्पेस है अंदर। और सुनिए, बाल जो है, बाल को आपने देखा होगा, हाँ। मालूम है ना, ये भी हाँ। हड्डियों की उपधातु है, आयुर्वेद ये बताता हाँ, बाल और नाखून दोनों ही। है। अभी तो बहुत सी चीजें मिलेंगी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज यू आर शेयरिंग। रजत खुल्लर जी, आप अनम्यूट हैं हमारी तरफ से। आप अपना परिचय बताते हुए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
रजत खुल्लर जी, सुकुमार जैन, मिस्टर सुकुमार जैन जी। हाँ जी, नमस्ते हाँ जी, आप सर। अनम्यूट हैं, आप मैं अपना परिचय मैसूर बता दीजिए। मैं परिचय मैसूर बताते से हुए आप। सुकुमार, फर्स्ट सेमिस्टर। कहाँ से हैं? कोऑर्डिनेटर कौन है आपके? आप अनम्यूट हो गए, म्यूट कर लीजिए। म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सुकुमार जी आप बोलिए। सर जी नमस्ते, मैं सुकुमार मैसूर से। लास्ट टाइम आप सर के साथ बात किया था, वो जी, जी, पूरा कोविड की वजह से हाथ ये पूरा फीवर हेडेक पूरा आया था। तब सर जी बोलने के बाद मैं कलर पूरा डालने के मैं मेरा दोस्त लोग सभी डालने के बाद पूरा खत्म कम हो गया 1 ही आवर में पूरे जने का। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अभी हमारा इसमें कर्नाटक में वो भी बेंगलुरु में कोविड का नया टाइप का आया है, वो ब्लैक फंगस। अभी 50 जन को अभी लग गया है ब्लैक फंगस बोलकर। अभी उसके लिए हम क्या कर सकता है? सेम ट्रीटमेंट यूज कर सकता है? सेम तरीका हमें यूज कर सकता है क्या? हाँ, हेलो, आप ब्लैक फंगस के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। ब्लैक फंगस जो है, आप ये बताइए कि कहाँ इन्वेट करता है और कैसे करता है, कैसे ट्रेवल करता है, और क्या ये आफ्टर इफेक्ट है या वो फंगस रेजिड्यू के रूप में जो है निकल के जो आप क्योर हो गए, ठीक हो गए, उसके बाद जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स में। तो इसका हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ इसका इन्वेजन है, कहाँ ये एक्टिव है, किस एरिया में। मोस्टली आंखों में है। हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही सर आपकी। सुकुमार जी, ये कौन जैन साहब पूछ रहे हैं ना? सुकुमार जैन साहब। सुकुमार जैन जी, जी सर। जैन साहब, आर यू एम आई ऑडिबल टू यू, लिसनिंग मी? यस सर। तो देखिए, इसका आंखों पे बहुत ज्यादा प्रकोप है। हाँ सर। और ये कहीं ब्रेन में ना जाके दूसरा किसी ब्लड स्ट्रीम में। तो हमें ब्लड स्ट्रीम को रोकने के लिए बोथ आईएफ पित्त ज्वाइंट में और ब्रेन को रोकने के लिए बोथ रिंग फिंगर पित्त ज्वाइंट वात ज्वाइंट में ऑल 10 पॉइंट्स ट्रीटमेंट करना होगा। अच्छा। 2457 सीडेड 013684। लेकिन अभी इसकी इटियोलॉजी धीरे धीरे, इसका जो कैचमेंट एरिया है, जैसे जैसे होगा वो पॉइंट का पैथोलॉजी बढ़ती, इटियोलॉजी के बेसिस पे पैथोलॉजी जो है आई। हाँ। लेकिन एनर्जी कंसेप्ट ये है कि इट कैन हैव द एक्सेस एंड ट्रीट एनीथिंग। लेकिन दूसरी बात जो एक है कि जीवन लेना और देना परमात्मा के हाथ में। हाँ सर। इन बिटवीन we can make our best of the efforts. Thank you. Thank you sir. माधवी डलवी जी, नमस्कार सर। आप अपना नमस्कार परिचय सर। बताइए पहले, उसके बाद पूछिए क्वेश्चन। सर मेरा नाम माधवी दलवी है, सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, आरजे हेल्थ केयर विरार से ज्वाइन हूँ, डॉक्टर सुशील सावंत। जी हेलो। जी जी, आवाज आ रही है, आप पूछिए। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जब भी हम लोगों को नहीं पता चलता है कि टोन करना है या सिडेट करना है डुअल मैग्नेट, तभी हम लोग क्लस्टर मैग्नेट यूज करते हैं। लेकिन देखा गया है कि क्लस्टर मैग्नेट में सिर्फ एक ही पोल है जो यूज किया जाता है, जैसे कि नॉर्मली वो सिडेट रहता है। तो जहाँ पे हम लोगों को टोन करना है, अगर वहां पे भी हम लोग क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं तो भी उतना ही इफेक्ट अपने को मिलता है। तो सर मुझे ये पूछना था कि अगर टोन की जगह पे सिडेड क्लस्टर
बर्ल मैग्नेट करने से भी वही इफेक्ट मिलता है, तो वो कैसे वर्कआउट होता है? आप कौन से सेमेस्टर में हैं मैम? सेकेंड सेमेस्टर सर। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ सर। टोन और सेडेट दोनों मिलाकर क्या करते हैं? एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं, यस। ठीक। यस। आयुर्वेद में 3 सबसे बड़े जो हैं मेजरमेंट दिए हुए हैं। पहला है कि प्रत्यक्ष, दूसरा है आप्तोपदेश और तीसरा है अनुमान। तो एनर्जी का हम अनुमान करते हैं लक्षणों के आधार पे। कौन सी बढ़ी हुई है, एक्सेस है, उसे हमने सेडेट कर दिया। अभी हमने बताया कि पित्त को और वात पित्त कफ, तो मोस्टली जो है हमारे कफ 4 5 को सेडेट करना होता है। आप तो उद्देश्य क्या है? हमारा रिसर्च टीम दिन रात मेहनत करके किताबों में प्रोटोकॉल ले आते हैं। तो आप धीरे धीरे जब उसका विजन समझ जाएंगे तो खुद प्रोटोकॉल बनाना शुरू कर देंगे। हम लोगों ने जो 25 वर्षों में मेहनत की है, और आप 2 दिन में समझने का ना प्रयास करें, लेकिन मेहनत जरूर करें, जरूर ये कोशिश करनी चाहिए। और ये अभी हम लोग आपको बताएंगे कि 2 फिंगर हैं, मेल और फीमेल की अलग अलग है। मेल का जो है टोनिफिकेशन, इससे हम पता करते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक चक्र है 0, इसे हमने रखा तो यहाँ पर टप 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 की वो फीलिंग होने लगती है, तो टोनिफिकेशन करता है। और यदि इससे करते हैं तो सेडेट करना है। इसी प्रकार हमारे किसी भी जॉइंट पे ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको इन्फ्लुएंस निकालना एनर्जी को, जब हम खुद निर्णय नहीं पाते। बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। को हमें इन्फ्लुएंस निकाल के बॉडी में सारे यंत्र दिए हुए। हमारी राइट मेल की जो है, राइट की इंडेक्स फिंगर टोनिफिकेशन के लिए जानने के लिए है, और टिप जो है ये मिडिल फिंगर का टिप है, ये सेडेशन। मेल का उल्टा है, इससे सेडेशन पता लगेगा, इससे टोनिफिकेशन। आपने यहाँ पर 10 पॉइंट देखे और इसको टोन सेडेट का आपने चेक कर दिया, फिर देख लिया कि 4 5 तो वाकई में सेडेशन का रहा, एक्सेस है। 3 6 टोन आ रहा है या 1 2 टोन आ रहा है, तो पित्त को या तो वात मारेगा या कफ दबाएगा, और कफ को 3 6 दबाएगा। नहीं, ठीक है, प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए जरूर। आप लोग जब एक तरीके से, जब सारे अभी तो कोरोना काल में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, नहीं तो आप अपने घर के किसी भी लीजिए मेगा मेरिडियन पे, आप उन पॉइंट को देखें और टोन सेडेट करना शुरू कीजिए। 2 ट्राई कीजिए, आपको लगेगा अरे पेशेंट का कमर का दर्द ठीक हो रहा है, सिर का दर्द ठीक हो रहा है, तब समझ में आ जाएगा कि टोन सेडेट बिल्कुल सही है। और उलझन बेचैनी हो तो तुरंत हटा, जस्ट रिवर्स कर। अब ये चक्र है आपका 3 नंबर, टोनिफिकेशन होगा कि सेडेशन, बस आपने यूं चेक करना। प्रयास, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। थैंक यू। नेक्स्ट दिनेश जी, दिनेश चंद्र, आप अनम्यूट हैं। मेरे ख्याल से सुनील जी, जी सर, ये लास्ट क्वेरी हो तो ज्यादा जी अच्छा। सर गुड इवनिंग, मैं दिनेश चंद्रा, सेकंड सेमेस्टर का करस्पॉन्डेंस कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे जस्ट मेरा एक एलडीएल हमारा बहुत बड़ा हुआ है, इट इज 164 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो बहुत बड़ा हुआ है, 164 आया अभी, तो क्या करना चाहिए? कैन यू सजेस्ट सम प्रोटोकॉल? देखिए, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का 4th और 5th स्पाइरल में 4 5 सेडेट 3 6 टोन। 4 5 स्पाइरल पे, ओके, राइट सर, थैंक यू। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का 4th और 5th स्पाइरल में 4 5 सेडेट 3 6 टोन। 4 5 sedate and 4 5 sedate and 3 6 टोन। 3, right sir, thank you.
ठीक सर, तो धन्यवाद सर, बहुत अद्भुत ज्ञान के लिए। और हम लोग अब लीव करते हैं, तो कल पुनः मुलाकात होगी 4:30 बजे से।